बनने का मजा अलग ही है एकदम, और धीमे धीमे करके डिहाई की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब ये 2020-2050 की यात्रा करेगा, ऐसा मानना है सुमित जी का। लेकिन सिद्धार्थ जी का क्या मानना है, जरा वो भी जान लें, मान लें। बिगुल सुपर सिट। सिद्धार्थ जी फरमाएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून नेहा जी, और गुड आफ्टरनून सारे दर्शकों को और पैनलिस्ट को। अनिल जी, खरीदारी की राय है अदानी पोर्ट्स एंड एसईजेड में। अदानी पोर्ट्स पे खरीदारी की राय है। अभी प्राइस चल रहा होगा 1434 के करीब के। आपको टारगेट रखना है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए 1470 और पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए 1600 रुपए, राउंड टोटल 1600 विद डिस्क्लेमर। मई 2025 से हम रेकमेंड करते आ रहे हैं। 28% का इनका मार्केट शेयर है पोर्ट्स, कार्गो, ये पूरे सेगमेंट में। 15 डोमेस्टिक पोर्ट से, साथ ही साथ 640 मिलियन मेट्रिक टन की कैपेसिटी है। दूसरे तिमाही की जो आय की उम्मीद है वो 22% के करीब की है, और 19% कामकाजी मुनाफा बढ़ सकता है। ये पूरे ही साल में जो आय की उम्मीद है 21% की है मैनेजमेंट की, और कार्गो के वॉल्यूम 12 से 13% से ग्रो हो सकते हैं, क्योंकि दो नए पोर्ट ऑपरेशनल भी हो रहे हैं जो वॉल्यूम्स को और बूस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो मुनाफा है वो 21% के सीएजीआर से ग्रो हो सकता है। और ये सब कुछ जो ग्रोथ है, क्योंकि केपेक्स बहुत बड़ा है, 11 से 12 हजार करोड़ का केपेक्स है अदानी पोर्ट्स के पास। 1470 शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स 1470 ध्यान रखें, और पोजिशनल ट्रेडर्स 1600 रुपए। तो ये है आपके लिए राय अदानी पोर्ट पर 1600 रुपए तक के लक्ष्य के लिए। आइए, कुणाल जी भी है तैयार, और आइए उनके लिए एक बिगुल। अब कुणाल के कोहिनूर। कुणाल जी फरमाइए। अनिल जी, जो सबसे जबरदस्त एनबीएफसी स्टॉक है जो लगातार एनबीएफसी स्टॉक्स को आउट परफॉर्म कर रहा है, वो है एल&टी फाइनेंस, जिस पर मेरी खरीदारी की राय है। यहां पर एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बन रहा था, जिसका ब्रेकआउट आज के ट्रेड में आता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि ट्रेंड रिजम्पशन देखने को मिलेगा। स्टॉक वैसे भी निफ्टी को बड़े पैमाने पर आउट परफॉर्म कर रहा है, क्लियर ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। तो 261 रुपए के स्टॉप लॉस से यहां पर खरीदारी करें। पहला टारगेट होगा 273 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 278 रुपए का। तो 278 के टारगेट के लिए एल&टी फाइनेंस में खरीदारी करें। एल&टी फाइनेंस यहाँ पर खरीदारी करने की राय कुणाल जी की तरफ से आती दिख रही है। बाकी बचे हुए सारे एक्सपर्ट्स में एकमात्र बंसल जी ही बच गए, और बंसल जी बचे हुए भी क्या, अब तो सुदीप शाह साहब भी कार्यक्रम में शामिल हो गए हैं, तो उन दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल पहले बंसल जी के लिए आइए, बेमिसाल डॉक्टर बंसल। बताएं बंसल जी। अनिल जी, खरीदारी की राय है जिस स्टॉक पर 1435 का दाम चल रहा है, नाम है अदानी पोर्ट। स्टॉप लॉस लगाना है 1394 पर। 1500 का पहला टारगेट है, 1525 का दूसरा टारगेट है, और मोमेंटम पिक है ये। और आई एम मैरिड टू द ऑनगोइंग चार्ट पैटर्न ऑफ अदानी पोर्ट। अच्छा, अगर आप अदानी पोर्ट के पैटर्न से मैरिड हैं बंसल जी, तो मेरा मासूम सा सवाल एक आया है, आपका और सेडानी साहब का क्या रिश्ता हुआ फिर? क्योंकि अभी सेडानी साहब ने भी अदानी पोर्ट से ही शादी की है, अभी 2-3 मिनट पहले ही। उनका भी रिकमेंडेशन लिस्ट में था 1470 का शॉर्ट टर्म, 1600 का लॉन्ग टर्म। आप बोल रहे भाई मेरा 1438 के आसपास चल रहा है, और आपका जो मेरिट पैटर्न वाला जो भी सिस्टम है 1500, 1525, बताएं आप दोनों के बीच में क्या रिश्तेदारी मानी जाए? अनिल जी, दोस्त हैं, भाई हैं, बड़े प्यार से मिलते हैं अनिल जी, तो गुड फ्रेंड अनिल जी। अच्छा, गुड फ्रेंड, ओनली फ्रेंड्स। अच्छा जी, जी सिद्धार्थ जी। मन की बात बोल दी बंसल जी ने, भाई भाई का रिश्ता है, फ्रेंडशिप का रिश्ता है। अच्छा, ओहो हो, दो भाई एक ही जगह जाकर शादी कर रहे हैं। वाह, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अदानी पोर्ट पसंद आता हुआ बंसल जी को भी, और साथ ही साथ सेडानी साहब को भी। यहाँ पर एक्शन भरपूर है आज आपको। ऑलराइट, लेकिन आइए कुछ और स्टॉक्स में फोकस करते हैं। सुदीप जी का भी करते हैं स्वागत। सुदीप जी, गुड आफ्टरनून। एबी कैपिटल का चार्ट आप देखें, डेज हाई पर स्टॉक है, क्या करें? गुड आफ्टरनून नेहा जी। नेहा जी, एक रिक्वेस्ट है कि बिगुल भी बजवा दीजिए, बिकॉज मैं अभी यही स्टॉक के बारे में मैं एक रिकमेंडेशन भी देना चाहता था, और आपने यही स्टॉक के बारे में पूछ लिया है। ऑलराइट, चलिए, तो एबी कैपिटल पर बिगुल की फरमाइश सुदीप जी की तरफ से BTS डबल टी।
बताएं सुदीप जी। नेहा जी, यहाँ पे जो हमने देखा है कि एनबीएफसी स्पेस में लाइक लगातार पिछले 1.5-2 महीने से जो तेजी थी, ये उसके पहले से ये स्टॉक में एक मोमेंटम चलना चालू हो गया था। बिफोर इवन द एंटायर एनबीएफसी स्पेस में हमने देखा कि जो मोमेंटम आया है, तो ये मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक अपने जो ऑलमोस्ट अभी वापस से अपने जो लाइफ टाइम हाइज जो अभी रिसेंटली पिछले 3-4 दिन पहले ही बनाए थे फ्रेश, वहां से जो करेक्शन आना था वो आ चुका है। 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को एक बार ब्रीच करके वापस से रिक्लेम कर दिया है। और ये स्टॉक की खासियत रही है, इनफैक्ट जुलाई अगस्त महीने से जब जब स्टॉक ने एक रैली दी है, वो अपने 20 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रिटेस्ट करने आया है और फिर वहां से एक बड़ी छलांग लगाई है और एक ब्रेकआउट वापस से फ्रेश ब्रेकआउट देता है। तो मुझे लग रहा है रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ये बहुत ही उम्दा जगह है यहाँ पे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से भी। तो 298 297 के बीच में से इकट्ठा करें, 288 का स्टॉप लॉस रखे और 315 से लेके 325 के टारगेट मुझे लग रहा है आने वाले 1 से 1.5 महीने में आ सकते हैं। थोड़ा पोजिशनल व्यू रखे वाले 3% स्टॉप लॉस है, बट मुझे लग रहा है ये बहुत ही कम रिस्क रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव से या कम रिस्क से मुझे लग रहा है एक नई रैली यहाँ पे आ सकती है। तो रिस्क काफी कम है, 288 का स्टॉप लॉस रखे, 315 से 325 के टारगेट मुझे लग रहा है आने वाले 1 से 1.5 महीने में आ सकते हैं। परफेक्ट। तो ये है आपके लिए राय एबी कैपिटल पे खरीदारी करने की। आइए इसी बीच नितिन जी हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। वक्त है उनके लिए एक बिगुल का निफ्टी के निशानेबाज। नितिन जी स्वागत है आपका। बताएं सर कौन सा ऑप्शन ट्रेड करेंगे? अनिल जी, यहाँ पे 25,400 की कॉल ऑप्शन लेंगे। 20 अक्टूबर की एक्सपायरी है, 92 का रेट है, 70 का स्टॉप लॉस बनेगा, टारगेट 130 के बनेंगे। तो ये अगले वीक वाली है 20 अक्टूबर की 25,400 की कॉल ऑप्शन। ओके, तो ये है आपके लिए निफ्टी पर अगले हफ्ते का कॉल ऑप्शन खरीदना। कल की एक्सपायरी वाला नहीं, अगले हफ्ते का, वो आपको मिलेगा 55 रुपये के आसपास। और साथ ही नितिन जी निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी पर कोई व्यू, कोई इच्छा, कोई राय आपकी? अनिल जी, निफ्टी से ज्यादा स्ट्रांग बैंक निफ्टी है। अभी हम लोग देख रहे हैं 70 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर है और निफ्टी स्पॉट 30 पॉइंट ही डाउन है, बट फ्यूचर 80-85 पॉइंट डाउन है। तो मुझे लग रहा है शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, बाउंस आ सकता है। तो बैंक निफ्टी भी ओवरऑल ठीक है, सपोर्ट है 56,600 के आसपास। मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी में भी थोड़ा बाउंस आना चाहिए यहाँ से और ऊपर की तरफ जा सकती है। अब बात करते करते ही कुछ बढ़िया एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं बाजार इस वक्त। आप देख सकते हैं आखिरी मिनटों में, कुछ 15 मिनटों में बहुत बढ़िया तेजी बनती हुई दिख रही है। डे हाई पर पहुंचा है निफ्टी, 25,250 को पार किया है। माफ कीजिएगा। बैंक निफ्टी शुक्रवार के हाई की तरफ बढ़ रहा है। 56,750 का शुक्रवार का हाई था, एग्जैक्टली वहां पहुंच चुका है। 56,760 का था उसके आसपास। तो कुछ बढ़िया तेजी बनती दिख रही है। पिछले कुछ मिनटों में अचानक से बढ़िया एक्शन आता हुआ दिखा रही है। इस एक्शन में आप देखिए मिड कैप शेयर जो पिछले लगातार 7 दिनों से हायर हाई हायर लो बना रहे थे, अब वो हरे निशान में लौट चुके हैं। तो वहां पर भी अच्छा एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। सो कुल मिलाकर तेजी का माहौल बनता और बढ़ता हुआ नजर आएगा इस वक्त आपको बाजार में। ये है आपके लिए पूरा एक्शन, बढ़िया तेजी की तरफ बनता हुआ दिख रहा है। फाइनली कुछ अच्छी खरीदारी के संकेत। आइए सीधे साहब से मुलाकात करने का है वक्त। बिगुल के साथ उनका स्वागत। स्वागत है आपका सेठी साहब। बताएं सर आज की पहली पिक। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून नेहा। अनिल जी, आज का जो पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है डैम कैपिटल, जिसपे खरीदारी करनी है। 252 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। 270 के शॉर्ट टर्म टारगेट है, 240 का स्टॉप लॉस रखता है। ये भी हाल ही की लिस्टिंग है, मतलब ज्यादा पुरानी नहीं है। 283 के प्राइस पे आईपीओ आया था, आईपीओ को जबरदस्त रेस्पॉन्स मिला था, 82 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था। फिर स्टॉक ने 450 तक के हाइज करे, वहां से करेक्ट होके इन लेवल्स पे है, जो कि अच्छे लेवल्स है खरीदारी करने के लिए। ये कंपनी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर वाले जो सेक्टर है उसी को बिलोंग करने वाली कंपनी है। मेनली कंपनीज को हेल्प करती है, कॉर्पोरेट्स को, जो फंड रेज करने के लिए, जैसे आईपीओ एग्जीक्यूट करती है, फिर क्यूआईपीज है, बाईबैक्स है, तो ये सब। बाकी एमएनए एडवाइजरी भी करती है, प्राइवेट इक्विटी एडवाइजरी भी करती है। तो एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की कंपनी है और इनके एक जबरदस्त क्लाइंट लिस्ट है। 263 के करीब इनके एक्टिव क्लाइंट लिस्ट है और इंटरनेशनली भी कई सारे इंस्टीट्यूशंस वगैरह को ये असिस्ट करती है। बाकी जून तिमाही थोड़ी कमजोर थी और उसके कारण से हमने देखा स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट आई, बिकॉज एक्टिविटी कम थी। बाजार जब कमजोर होते हैं तो इन सब के पास एक्टिविटी, इस तरह की कंपनियों के पास कमती होती है। बट आजकल हमने देखा आईपीओ की एक रश है, आईपीओ काफी बड़े बड़े आईपीओ आ रहे हैं। उन प्राय सभी आईपीओ में डैम कैपिटल का रहता है कुछ ना कुछ।
मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करेगा। वैसे नॉर्मल सिनेरियो में रिटर्न रेशियोज भी बहुत अच्छे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी क्लोज टू 40%, अच्छे पैट मार्जिन है, एक जीरो डेट कंपनी है और FIIs की भी 19-20% की हिस्सेदारी है। मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ पे खरीदने का मौका है। शॉर्ट टर्म टारगेट रहेंगे 270 के, स्टॉप लॉस रखना है 240 रुपए। ये तो डैम कैपिटल पहली रिकमेंडेशन सीढ़ी साहब की आती हुई, लेकिन आइए 2:30 बज चुके हैं, वक्त हुआ आखिरी घंटे की स्ट्रैटेजी का। माया मार्केट्स ने रिकवरी दिखाई है। बढ़िया स्ट्रेंथ तो अमेरिकी मार्केट्स में भी है, 550 अंक ऊपर डाउ फ्यूचर्स है, नैस्डैक फ्यूचर्स में 480 अंकों की बढ़िया स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। यूरोप के मार्केट्स में हरियाली है, कच्चा तेल $64 के नीचे है और रुपया सर ठीक ठाक है, 5 पैसे रिकवर कर गया है, 88.63 के पास है। मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है। क्या सर? और पहली चीज तो ये कि देखिए 25,200 के पुट पर 2.25 करोड़ शेयरों का ओपन इंटरेस्ट था, हाईएस्ट, वो हमने होल्ड किया है मोटा मोटी आज दिन भर। एक बार के लिए 25,150 का लो जरूर बना है, लेकिन आखिरी 15-20 मिनटों में जो 25,200 के ऊपर निकले, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। कैसे? हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 25,200 के पुट पर है, वो तो ठीक है, लेकिन 25,200 के कॉल्स पे भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, एक ही स्ट्राइक प्राइस पर पुट और कॉल दोनों में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। और जहाँ 2.25 करोड़ शेयर पुट में, वही कॉल्स में 2,90,00,000 शेयर, यानी कि कहीं ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। अगर उस ओपन इंटरेस्ट को नजरअंदाज करके बाजार आगे बढ़ के डे हाई पर आता है, तो इसका मतलब क्लियर कट है कि मार्केट स्ट्रेंथ दिखा रहा है। और नेहा अगले 2 बड़े टारगेट दिन के लिए 25,275 और 25,325 के बनेंगे, वहां तक जाने की कोशिश निफ्टी होगी, क्योंकि अब 25,200 का जो कॉल राइटर है वो थोड़ा सा फंसा हुआ सा महसूस करेगा। और क्यों करेगा? एक, पहली चीज तो जितना गिरना चाहिए उतने बाजार गिरे नहीं। दूसरा, सेकंड हाफ की रिकवरी है। तीसरा, डाउ फ्यूचर्स धीमे धीमे अपनी मजबूती फिर से बना रहे हैं, नैस्डैक फ्यूचर्स अपनी मजबूती बना रहे हैं ऐसे में। और चौथा ये कि 4 दिन से FIs और ग्रेन्युलर फंड दोनों की खरीदारी का आंकड़ा है, तो ऐसे में शॉर्ट रहने में बहुत ज़्यादा फायदे वाली बात दिख नहीं रही है और ज़्यादा आप घटे भी नहीं। मतलब किसी खराब खबर पे भी आप नहीं घटते, बढ़ने की कोशिश करते हैं। बैंक निफ्टी तो देखिए ऑलरेडी लाल निशान में आ चुका है, हरे में आ चुका, माफ कीजिएगा, और डे हाई पर भी पहुंच रहा है। सो आई थिंक थोड़ी शॉर्ट कवरिंग, थोड़ी फ्रेश खरीदारी और बाजार को ऊपर ले जाने की कोशिश करेगी, ऐसा मेरा मानना है। अब पूरी संभावना इस बात की बन रही है कि आपको 25,200 के नीचे की क्लोजिंग भी ना मिले। अब जो क्लोजिंग हम पहले 25,150 की सोच रहे थे, वो हो सकता है 25,200 के नीचे भी क्लोजिंग ना मिले। तो 3 बजे तक आप 25,200 के ऊपर टिके रहते हैं तो आपके लिए मजबूती वाला संकेत है। 25,275, 25,325 दो ऊपर के लेवल आपके लिए लेकर चलें इंट्राडे के लिहाज से। अब आइए बैंक निफ्टी 56,750 के आसपास हल्की फुल्की आखिरी रुकावट की रेंज है, पार करके निकले टिके तो ऊपर की तरफ आपके जो अब 2 बड़े टारगेट बनेंगे, वो बनेंगे 56,850 से लेके 56,900, 2 छोटे टारगेट हैं, फिर 56,975 यानी कि 57,000 की तरफ बढ़ने की कोशिश बैंक निफ्टी की भी होगी। तो 56,850, 56,900 तो आज आपको मिल ही सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सो बायस पॉजिटिव रखें, व्यू पॉजिटिव रखें और आखिरी घंटे में कोई डिप मिले, उस डिप में खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। डेटा काफ़ी बेहतर, काफ़ी मजबूत होते दिख रहे हैं। एक चीज़ और यहाँ बताना चाहता हूँ, और वो ये कि आपको याद होगा सुबह अपनी बात भी हुई थी, मैंने कहा पुट कॉल रेशियो 1.32 पर ओवरबॉट है। और आज एक कमजोर ओपनिंग के बाद पुट कॉल रेशियो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा। 1.32 का पुट कॉल रेशियो घटकर 0.97 रह गया, अच्छा खासा 35 बेसिस पॉइंट कम हो गया। तो यानी कि अब वो लॉन्ग पोजीशन में काफ़ी कुछ पोजीशंस लोगों के आज कम भी हो गई और काफ़ी कॉल राइटर भी आए हैं, तो ये बाजार को फिर से मजबूती देने का काम करेंगे। तो एक अच्छा संकेत वो भी आता हुआ दिखा। हल्के भी है बाजार, लॉन्ग साइड पर जो होने थे वो हो गए। चलिए, बढ़िया रिकवरी आई है मार्केट में। लेकिन सीडी साहब बताएं सर, डैम कैपिटल के बाद आपकी दूसरी पिक? हाँ बिल्कुल नेहा, आज का जो मेरा दूसरा स्टॉक है F&O वाला स्टॉक है, बट कैश मार्केट में खरीदारी कर सकते हैं। छोटा स्टॉक है, छोटी मार्केट कैप वाला। NBCC में खरीदारी करने की सलाह है। 113 के लेवल्स पे अभी ट्रेड कर रहा है। 125 के शॉर्ट टर्म टारगेट, 105 का स्टॉप लॉस रखता है। ये कंपनी एक PSU है और 3 मेजर सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है। एक तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, फिर EPC यानी कि इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, और रियल एस्टेट। और जितने भी PSUs हैं उनके जो रेसिडुअल लैंड है उनको डेवलपमेंट करने का काम ये कंपनी करती है। उसके अलावा स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, पोर्ट्स, ऑफिसेज, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स ये सब एग्जीक्यूट करती है। और इवन बॉर्डर फेंसिंग का भी ये कंपनी काम करती है। और भारत में तो इनके पास बहुत ही जबरदस्त साइंटिस्ट है। इंटरनेशनली भी कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स इनके चल रहे हैं, जैसे दुबई में, मालदीव्स में, मॉरिशस में। एक जबरदस्त 1,20,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है और एक अच्छी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी भी है। हाल ही में इन्होंने दिल्ली में भी MTNL के साथ एक MOU किया है। उनकी कोई 14 एकड़ की लैंड है,
उसको डेवलप करने का, जो कि 1600 करोड़ का प्रोजेक्ट है। बाकी कंपनी के फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं। जून तिमाही भी अच्छी थी, 135 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल जून तिमाही में 107 करोड़ का पैट था। तो अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, अपने हाइट से भी थोड़ा करेक्टेड है। मुझे लगता है इन लेवल्स पे खरीदारी करने का मौका है। शॉर्ट टर्म टारगेट है 125 के, स्टॉप लॉस है 105। बीसीसी ये है वो स्टॉक जहाँ पर एक्शन भरपूर 105 के स्टॉप लॉस से खरीदे, 125 के टारगेट लिए। थोड़े समय पहले जे की रिकमेंडेशन लिस्ट में भी रहा है ये स्टॉक। और रिकमेंडेशन लिस्ट से याद आया, अदानी पोर्ट की रिकमेंडेशन लिस्ट में आज दो एक्सपर्ट की राय तो थी हमारे, सुदीप जी ने, माफ़ कीजिएगा, बंसल जी और साथ ही साथ सिरानी साहब की। शुक्रवार को क्लोजिंग शो में सच्चिदानंद उत्तेकर साहब को भी पसंद आया था। आई एम श्योर उनके टारगेट के आसपास है। तो सर जरा एक बार आप भी अपडेट दें इस स्टॉक पे क्या किया जाए। थैंक यू अनिल जी। ये पहला सौदा था अपना फ्राइडे के मॉर्निंग शो में। इमीडिएटली मार्केट खुलने के बाद हमने इसे आइडेंटिफाई किया था 1414 के आसपास, एंड टारगेट्स उसके मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट अभी हिट होने के कगार पे है। 1450 का हमने एक फाइनल टारगेट दिया था। बट मुझे लग रहा है यहाँ पर जिस तरीके से स्ट्रक्चर है ओवरऑल, ये पूरा पैक मुझे लग रहा है थोड़ा सा बजिंग है, एंड वहां पर अभी भी अच्छी मोमेंटम बनी हुई है। तो यहाँ पर स्टॉक पोजीशन रिटेन करने की सलाह होगी। इनफैक्ट मुझे लग रहा है ऊपर लगभग अराउंड 4034 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशन डिप्लॉय किए जा सकते हैं। हो सकता है कि ये पर्टिकुलर मोमेंटम 1480 तक भी एक्सटेंड हो जाए। अनिल जी, और एक सेटअप है जो मुझे काफी शानदार लग रहा है। इनफैक्ट अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस में भी मुझे लग रहा है पिछले 4 दिनों से जो एक कंसोलिडेशन था वो कहीं जाकर मैच्योर हो चुका है। 920 940 का एक जोन इसने काफी दिनों से डिफेंड किया था, वो जोन से ब्रेकआउट होने के कगार पे है। तो यहाँ पर भी मुझे लग रहा है फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस डिप्लॉय करने चाहिए। ओवरऑल एक्सपेक्टेशन होगी कि ये स्विंग बने लगभग अराउंड 990 तक का, बट ट्रेडिंग के लिहाज से पहला टारगेट होगा अराउंड 962 का, सेकंड टारगेट होगा 990 का। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस डिप्लॉय करने की सलाह होगी अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस के फ्यूचर्स में। एंड स्टॉप लॉस यहाँ पर भी आपको काफी छोटा लगाना है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है 930 का सपोर्ट एक वैलिड सपोर्ट हो सकता है। तो क्लोजिंग बेसिस पे इसका स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस ये है वो स्टॉक जिसके लिए रिवर्स बिगुल बजाया जाए। सचिन जी की तरफ से खरीदारी करने की राय। 930 का स्टॉप लॉस, 962 990 के लक्ष्य के लिए। और इस रिवर्स बिगुल को देखकर बंसल जी ने काफी राहत की सांस ली होगी। बंसल जी सोच रहे होंगे कि खाली मैं ही नहीं हूँ जो रिवर्स बिगुल का इस्तेमाल करते हैं। बंसल जी के अलावा भी हैं कहीं कहीं जहाँ से रिवर्स बिगुल की फरमाइश आती है, दिखती है। इंसिडेंटली अदानी ग्रुप के स्टॉक में आया रिवर्स बिगुल, और उन्हीं की तरफ से आया जिन्हें अदानी पोर्ट पसंद आया था शुक्रवार की सुबह। विचार तो काफी मिलते जुलते लग रहे हैं। आइए बढ़ते आगे। कैफिन टेक, आज इस पे भी विचार काफी मिलते जुलते नजर आए थे। किसके मिले थे? बंसल जी के किसके साथ मिले थे? कैफिन टेक पे जैन साहब के साथ में मिले थे, और थोड़े बहुत मेरे साथ भी। आपने भी आइए, स्टॉक में जबरदस्त एक्शन आता दिखा। सिरानी साहब भी कुछ कहना चाहते हैं? सिरानी साहब कुछ कहना चाहते हैं हम? हाँ अनिल जी, वो के फिनटेक में मेरे साथ भी मिले थे, क्योंकि कब आपके साथ कब मिले? रुपए के। कब? मैंने 10 तारीख को रेकमेंड किया था अनिल जी, लास्ट वीक को रेकमेंड किया था के फिनटेक 1596 के टारगेट के लिए। ओहो, 10 मतलब फ्राइडे को पोस्ट ओपनिंग किया। वाह क्या बात है, गजब। तो चलिए, फ्राइडे के रिकमेंडेशन वाले स्टॉक्स से रानी साहब के कमाल करते हुए दिख रहे हैं। ऐसा क्या आज हुआ है कैफिन टेक में जिसकी वजह से बढ़िया तेजी होती दिख रही है? जानते हैं। अंश हमारे साथ है तैयार बताने के लिए। अंश बताइए। बिल्कुल, तो यहाँ पे सिटी की बढ़िया रिपोर्ट आई है। डबल अपग्रेड किया है यहाँ पे। पहले सेल की रेटिंग थी, उसे बदल के सीधे बाय की रेटिंग दे दी है। टारगेट प्राइस भी इनका जो सिर्फ 1000 रुपए था वो बढ़ा के 1215 रुपए कर दिया है। अब सिटी का कहना है कि जो यहाँ पे म्यूचुअल फंड फ्लोज काफी स्ट्रांग आ रहे हैं, ऑल्टरनेट्स में जो बढ़त हो रही है, इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी जो बढ़ते जा रहे हैं, इसका डायरेक्ट फायदा इन्हें होता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। साथ ही साथ प्राइमरी मार्केट में भी जितना एक्शन दिख रहा है, ये सबका बेनिफिट कंपनी उठाती हुई क्लियरली नजर आ रही है। उन्होंने यहाँ पे सीधे कैम्स के साथ भी इनके कंपैरिजन किया, क्योंकि यही इसके क्लोज कॉम्पिटिटर है। और सिटी के मुताबिक अगर हम यहाँ पे देखें तो के फिनटेक जो है, इसका म्यूचुअल फंड AUM लिंक्ड रेवेन्यू कुल आय का सिर्फ 45-50% ही है, जबकि कैम्स का ये हिस्सा कुछ 75% है। तो यहाँ पे जो है के फिनटेक वो ज्यादा थोड़ा डाइवर्सिफाई नजर आता है। डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे सिटी ने ये भी मेंशन किया है कि कंपनी के पास जो
छोटे क्लाइंट्स है उसकी काफ़ी ज़्यादा बड़ा बेस है, जिसकी वजह से यहाँ पे रेवेन्यू में काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन है, तो यहाँ पे जो है रिस्क कम है। प्रोडक्ट एक्सपांशन पे भी यहाँ पे सिटी ने बताया कि के फिनटेक लगातार प्रोडक्ट कैपेबिलिटीज बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से आने वाले वक्त में रेवेन्यू ग्रोथ के और भी एवेन्यूज यहाँ पे खुलते हुए नजर आ सकते हैं और कैश फ्लो जो है वो लगातार यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ सकती है। इस लिहाज से यहाँ पे जो है डबल अपग्रेड के साथ में 1215 का टारगेट दिया है। ओके, 1215 का टारगेट सिटी की तरफ से डबल अपग्रेड और उसका फायदा मिलता हुआ के फिनटेक को। ये है स्टॉक जहां पर एक्शन भरपूर बनता हुआ आपको नजर आएगा। क्या गजब की तेजी यहाँ पर होती हुई दिखी आज, और एकदम स्टॉक की री रेटिंग हो गई। 2% ऊपर खुलने के बाद भी 4% और बढ़ाकर अब 6% मजबूत हो चुका है। बढ़िया तेजी के साथ स्टॉक में आज एक्शन होता दिख रहा है। मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स में जो बढ़िया एक्शन है उन्हीं में से एक पर और राय ली जाए, सुदीप शाह साहब से राय लिए जाए, और वो लेंगे हम मोतीलाल ओसवाल। 1000 के पार निकला आज स्टॉक में, अच्छी तेजी फिर से बनी है 3.5-4% की। जरा इसके चार्ट पर डालें नजर। अनिल जी, यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल में यदि हम देखें तो जो हिसाब से जुलाई स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम तो फिर से लौटा आया था अप्रैल मई से, जब स्टॉक अपना जो एक करेक्शन के बाद रिवर्सल फॉर्मेशन में आ गया था 750 पौने 800 के। बट एक जो ब्रेकआउट अभी आया है ये सप्ताह और पिछले सप्ताह में जो मोमेंटम बढ़ गया था, उसमें हमने देखा था कि ये जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर ये सवा तीन महीने का जो एक कंसोलिडेशन हुआ था 860 और 940 के बीच में, वहां से ब्रेकआउट आया और ये ब्रेकआउट वॉल्यूम्स के साथ है, ये विदाउट वॉल्यूम्स नहीं है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे मोमेंटम बढ़िया बन रहा है। जो हिसाब से स्टॉक अब पिछले जो अपने नवंबर दिसंबर 2024 के जो लाइफ टाइम हाइज है उसी के वही जोन्स को रिटेस्ट कर रहा है, तो मुझे लग रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल प्राइस पॉइंट है। ओवरऑल 960 950 का अब सपोर्ट जोन है, जब तक ये होल्ड करता है मे भी थोड़ा रिजेक्शन ऊपर के लेवल से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग और थोड़ा रेंज बाउंड रह सकता है। बट यहाँ पे एक लंबे अगर अवधि के हिसाब से देखें, अगर आने वाले 3 से 6 महीनों का अगर टाइम फ्रेम ले, तो मुझे लग रहा है ब्रेकआउट्स पॉसिबल है और मोमेंटम काफी तेज हो सकता है और ये 1200 1250 रुपए तक भी जा सकता है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे मोमेंटम बढ़िया है। 940 945 का एक सपोर्ट जोन लेके चले और ओवरऑल मुझे लग रहा है स्टॉक 1150 से 1250 की ट्रेजेक्टरी में जा सकता है। ओके, तो ये है स्टॉक्स जहां पर एक्शन भरपूर आपके लिए बनता दिख रहा है। मोतीलाल ओसवाल भी। आइए वायदा कारोबार का एक और स्टॉक है जिस पर जरा राय ली जाए बंसल जी से। टोरेंट पावर 3% की तेजी के साथ 1275 के पार निकलता दिखा। आज पावर स्टॉक्स में अच्छा एक्शन दिख रहा है, चाहे वो अदानी पावर हो, टोरेंट हो। ये प्राइवेट प्लेयर्स काफी बढ़िया एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। जेएसडब्ल्यू एनर्जी के भी बात कर रहे थे, अदानी एनर्जी अभी रिकमेंड किया सचिन जी ने। टोरेंट पावर, इसके चार्ट्स में कुछ ब्रेकआउट के संकेत हैं बंसल जी? अनिल जी, ब्रेकआउट के भी संकेत हैं और मेरी तो यहाँ पर रिवर्स बिगुल की भी गुजारिश होगी। 1276 चल रहा है, 1248 1248 का लगाना है स्टॉप लॉस। 1326 1326 के टारगेट के लिए टोरेंट पावर पर खरीदारी की राय है। 1248 का स्टॉप लॉस है, 1326 का टारगेट है। ओके, टोरेंट पावर रिवर्स बिगुल बंसल जी के लिए बेमिसाल डॉक्टर बंसल। तो 1248 का स्टॉप लॉस और 1276 के आसपास करें खरीदारी, टारगेट 1326 के। आइए इसी के साथ बढ़ते आगे और टाटा मोटर्स, इस पर करते हैं फोकस। टाटा मोटर्स के डीमर्जर की एक्स डेट है कल, यानी कल डीमर्जर होने के बाद ये ट्रेड करते हुए नजर आएगा। किस कारोबार की कितनी वैल्यू जो डीमर्ज होने जा रहे हैं और कितने शेयर आपको हर एक बिजनेस के मिलेंगे, जरा जान लीजिए, समझ लीजिए। पूजा हमारे साथ बताने को तैयार है। पूजा बताइए। बिल्कुल, कल टाटा मोटर्स के डीमर्जर की एक्स डेट है, तो थोड़ा हम आपको इसका एक्सप्लेनर दे दें कि किस तरीके से इसका जो वैल्यू है वो तय हुआ है। टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर्स को एक सीवी कंपनी का शेयर मिलेगा हर एक शेयर के बदले, और इंडिया जो पैसेंजर व्हीकल और जेएलआर कारोबार है वो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के अंतर्गत अब काम करेंगे। अब इस पर जेफरीज का व्यू आया है कि जो कमर्शियल व्हीकल कारोबार है उसकी वैल्यू 333 रुपए प्रति शेयर, उनके रिपोर्ट के मुताबिक, और कुछ जो रिपोर्ट्स हमने पढ़ी तो 333 रुपए प्रति शेयर बताई जा रही है जो सीवी कारोबार है। और टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल का जो कारोबार है उसकी कुल वैल्यू करीब 272 रुपए प्रति शेयर बता रही है। अब आपको बता दें कि जो तीनों ही वर्टिकल्स हैं ये किस किस वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रहे हैं। तो इंडिया अगर कमर्शियल व्हीकल कारोबार की बात करें, भारतीय कारोबार की बात करें, तो अभी तक
ईवी टू एबिटा अगर रेशियो देखेंगे तो 11 के मल्टीपल पर कारोबार कर रहा है। इनका जो भारतीय पैसेंजर व्हीकल कारोबार है वो 12 के मल्टीपल पर ट्रेड करेगा और जेएलआर का जो वैल्यूएशन निकाला गया है वो 1.7 टाइम्स के मल्टीपल पर इनका निकाला गया है। अब इंडिया के जो पैसेंजर व्हीकल डिमांड है और कमर्शियल व्हीकल मार्जिन है उस पर जेफरीज काफी बुलिश दिखाई दे रही है। हालांकि जेएलआर के लिए कुछ चुनौतियां हैं क्योंकि हाल फिलहाल में हमने देखा था कि कुछ साइबर अटैक के भी मामले आए थे तो उनके प्रोडक्शन में कुछ गड़बड़ी पाई गई थी। लेकिन पैसेंजर व्हीकल मार्जिन में सुधार और एक्विजिशन पर थोड़ा नेगेटिव व्यू यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो ये कुछ आकलन किए गए हैं कंपनी के वैल्यूएशंस को लेकर और इनकी वैल्यू जो निकाली गई है वो हमने आपके सामने रखी कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक। अलग अलग बिजनेसेस के अलग अलग वैल्यू निकल कर। और कल जो लिस्ट डीमर्ज होने के बाद कल कौन सा लिस्ट होगा? ये टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स अभी अलग अलग याद रखने पड़ेंगे सारे ना। अलग अलग कारोबार अब लिस्ट होंगे तो पैसेंजर व्हीकल कौन सा है, कमर्शियल व्हीकल कौन सा, वो सब कमर्शियल व्हीकल वाले की वैल्यू बताई जा रही है 333 रुपए और पैसेंजर व्हीकल्स की 272 रुपए। और कल लिस्ट होगा आपका 272 रुपए वाला। और ये सारे के सारे ये ध्यान में रखिएगा कल लिस्टिंग के बाद सब डीमर्ज होकर लिस्ट होने की तैयारी। आइए बढ़ते आगे और एक बार जरा सिद्धार्थ सेनानी साहब से भी राय ले ली जाए टाटा मोटर्स पर, इस डीमर्जर पर। सिद्धार्थ जी क्या है आपकी राय? अनिल जी स्टॉक पे हमारी कोई राय तो नहीं है, हम तो हमारा न्यूट्रल व्यू है, बट डेफिनेटली ये जो विभाजन हो रहा है ये काफी पॉजिटिव रहेगा क्योंकि कमर्शियल व्हीकल का अलग से बिजनेस का वैल्यू आएगा जो मर्ज आउट हो जाएगा और जो लिस्ट होगा नवंबर दिसंबर में। और पैसेंजर व्हीकल तो आप जैसे आप कह रहे हैं कल ही होगा, तो ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है क्योंकि यहाँ पे जैगुआर लैंड रोवर का जो ओवरऑल पैसेंजर व्हीकल में जो वेट है वो कमर्शियल व्हीकल के ऊपर नहीं गिरेगा। जहां पे भी जैसे कभी बीच में जो साइबर अटैक हुआ जिसके कारण स्टॉक में गिरावट थी, तो ये पोजिशनिंग के कारण ये डीमर्जर हो रहा है, तो ये डेफिनेटली पॉजिटिव डायरेक्शन में है। बट यही सेम स्पेस में हमें अभी भी बार बार लगातार महिंद्रा एंड महिंद्रा ही पसंद है, एमएनएम ही पसंद है, तो मैं खरीदारी करना चाहूंगा एमएनएम की तरफ। महिंद्रा ज्यादा प्रिफर्ड है सेनानी साहब के लिए। इस बीच बंसल जिससे भी राय ली जाए टाटा मोटर्स की इस डीमर्जर पर। बंसल जी बताएं सर। नहीं अनिल जी मैं तो एक लर्निंग शेयर कर रहा हूं। अनिल जी देखिए मोस्ट डीमर्जर्स ने ना वेल्थ क्रिएट करी है, बट आजकल का ट्रेंड क्या चल रहा है कि डीमर्जर से पहले एक सेल ऑफ देखने को मिलता है और ये स्टॉक 720 रुपए के ऊपर चल रहा था जब इसकी अनाउंसमेंट आई थी कि इसके डीमर्जर की डेट की रिकॉर्ड डेट आ रही है जो भी अनिल जी 14 अक्टूबर की। और ये सबसे पहले जी बिजनेस से ब्रेक करा था, प्रियंका जी या एकता जी आई थी अनिल जी, और मेरे को इसलिए याद है कि हमारी मतलब कि हमारे सब्सक्राइबर्स की एफएनओ वालों की टाटा मोटर में पोजीशन थी, तो उस समय चार्ट बड़ा अच्छा था। बट क्या है कि जैसे मैं बोलता हूं कि टेक्निकल फंडामेंटल डेरिवेटिव सब कुछ देखो, और आजकल की लर्निंग क्या है कि डीमर्जर से पहले एक सेल ऑफ देखने को मिलता है। तो सिर्फ अनिल जी बिजनेस की ब्रेकिंग न्यूज पर ही वो 720 रुपए के ऊपर चल रहा था, हमने कहा एक बार को निकलो यहां से, और वहां से देखो तो अनिल जी 60 रुपए से ऊपर का सेल ऑफ टाटा मोटर पे देखने को मिला है। तो सब कुछ यहाँ देखना चाहिए। और ये जो न्यूज थी ये सबसे पहले जी बिजनेस पे ब्रेक हुई थी और वहीं से अनिल जी हमको पता चला था। ओके तो ये है आपके लिए टाटा मोटर्स पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आती हुई है डीमर्जर से ठीक पहले आपके लिए। आइए बढ़ते आगे और अब फोकस करते हैं कुछ और स्टॉक्स पे जहां एक्शन भरपूर है। म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए स्टॉक्स काफी बढ़िया एक्शन में आपको आते हुए दिख रहे हैं। यूटीआई एएमसी आज 5% मजबूत है, 4% आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड में तेजी बनती हुई दिखी। और आज काफी कुछ हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से रिकमेंडेशन लिस्ट में भी आया। केनरा HSBC केनरा रोबेको म्यूचुअल फंड का IPO भी खुला हुआ है। एक बार जरा म्यूचुअल फंड्स पे ही राय लेते हुए HDFC म्यूचुअल फंड जो सबसे बड़ा और दिग्गज स्टॉक है, जहां 15 तारीख को नतीजों के साथ साथ बोनस पर भी विचार है। एक बार इसके चार्ट्स पर राय ली जाए कुणाल जी से। कुणाल जी देखिए चार्ट्स HDFC AMC के, अपनी राय दीजिए। अनिल जी देखिए आज सवेरे मैंने यूटीआई एएमसी पर 10 की कमाई में खरीदारी की राय दी थी, और HDFC AMC की जहां तक बात है तो यहां पर भी चार्ट मुझे मजबूत लग रहा है। मुझे लगता है कि एक मेजर सपोर्ट है स्टॉक के लिए जो कि लगभग 5470 के आसपास है, वहां से हमने इस पे एक मोमेंटम बनता हुआ देखा, और मुझे लगता है कि ये भी अपने रेंज के अपर एंड यानी कि 5825 के लेवल्स को छू सकता है। तो जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है बने रहने की राय। कोई चार्ट पर फ्रेश ट्रिगर नहीं है बाय का, लेकिन जिनके पास पहले से खरीदारी है मुझे लगता है कि 5825 के लक्ष्य के लिए बने रहना चाहिए। तो ये है राय आपके लिए HDFC म्यूचुअल फंड पे। आइए बढ़ते हैं आगे, दिवाली पर करते हैं थोड़ा फोकस। दिवाली पर इस बार रिकॉर्ड कारोबार होने की उम्मीद है।
और एक रिपोर्ट आई है बड़ी इंटरेस्टिंग, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की तरफ से, और इस रिपोर्ट में कुछ खास बातें हैं जो आपको जानना समझना ज़रूरी है। और साथ ही दिवाली के मौके पर एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट भी हुआ है। एक कंपनी ने, एक पीआर कंपनी ने अपने कर्मचारियों को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके की छुट्टी भी दी है, जो आप में से काफ़ी लोग पसंद करेंगे भी। तो पहले एक बार जरा जान लें पहले तो दिवाली पर ट्रेंड किस तरह का है खर्चे का। अंश आप बताएंगे? बिल्कुल, मैं बताता हूँ। तो ये कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की यहाँ पे रिपोर्ट है, और इनके हिसाब से अगर हम देखें तो इस दिवाली 4.75 लाख करोड़ का कारोबार होने का अनुमान किया जा रहा है। और ये क्लियरली जो जीएसटी कट हुआ है उसका भी कहीं ना कहीं यहाँ पे इफेक्ट आता हुआ नजर आ रहा है। अकेले अगर सिर्फ दिल्ली की ही बात करें तो वहां पे ही सिर्फ 75,000 करोड़ तक का कारोबार होने का यहाँ पे अनुमान किया जा रहा है। अगर हम ईयर वाइज यहाँ पे ट्रेंड देखें तो इस साल जैसे कि हम अभी बताया 4.75 करोड़ का यहाँ पे लाख करोड़ का रहने वाला है। 2024 में देखें तो ये 4.25 था, 2023 में देखें तो 3.75 था, उसके पहले देखें तो 2.5 था, और उसके भी पहले देखें 2021 में तो सिर्फ 1.25 था। तो यहाँ पे जो है कंटिन्यूसली ग्रो होता हुआ दिख रहा है, और ये जो है इस बार का ये रिकॉर्ड लेवल पे पहुंचने का अनुमान किया जा रहा है। अगर इसे हम पार्ट वाइज डिवाइड करके देख ले कौन से सेगमेंट में कितना होने का अनुमान किया जा रहा है, तो ये भी आप सामने देख सकते हैं कि फूड और ग्रोसरी में अगर हम देखें तो 13% की स्पेंडिंग हो सकती है, अपैरल में देखें तो 12% की, ज्वेलरी में देखें तो 9% की, इलेक्ट्रॉनिक्स और गिफ्ट आइटम में देखें तो 8% की, स्वीट्स में देखें तो 4% की, फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स, होम डेकोर, पूजा आइटम्स में देखें तो सब में 3% का होने का अनुमान किया जा रहा है। ओके, तो ये है इस बार खर्चे रिकॉर्ड होने की तैयारी। ओके, लेकिन खर्चों के साथ साथ घूमने फिरने का भी माहौल बनता हुआ दिख रहा है, और छुट्टियों पर बड़ी गहरी पकड़ और रिसर्च रखने वाली पूजा हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही है। पूजा सही है ऐसा? मुझे ऐसा लिख के दिया, ऐसा बोलना है कि पूजा ऐसे बहुत गहरी पकड़ रखती है, सही? नहीं सर, खबर तो ढूंढी हमने, बताइए। और इंटरेस्टिंग खबर आई और निकल कर आई है। मतलब कंपनी हो तो ऐसी, खबर पढ़ने के बाद तो सबने यही कहा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, लेकिन चीजें ऐसी बातें की जा रही थी इस खबर को देखने के बाद। दिल्ली की एक कंपनी है, उन्होंने इंटर्न से लेकर जो सीनियर स्टाफ हैं उनको 9 दिन की छुट्टी दे डाली है, 18 से 26 अक्टूबर तक। मतलब जैसे हमने देखा स्कूल में बच्चों को वेकेशंस मिल रहे हैं, ऐसे ही उन्होंने 9 दिन की छुट्टी दे दी है। और खुद एचआर भी सरप्राइज था वो मेल पढ़ के, क्योंकि फाउंडर्स ने, कंपनी के फाउंडर ने मेल शेयर किया, फिर एचआर ने उसको लिंक्डइन पे शेयर किया। तो ऐसे ही हम, एचआर को भी पता नहीं था? एचआर को भी नहीं पता था इसके बारे में। सच्ची में नहीं पता होगा, मैं कह, एचआर को पता होता है एचआर देने ही नहीं देता। मना ही कर देता, बोले इतनी कौन छुट्टी देता है। करेक्ट, एचआर वालों का, क्योंकि यही तो टाइम है एचआर का जब रंगोली बनवाते हैं। उन्हें बताना होता है देखो कि हमारा डिपार्टमेंट भी कुछ काम करता है पूरे साल भर में, वो सारा। जी जी हाँ, बताइए। तो बिल्कुल, तो जब लिंक्डइन पे एचआर ने शेयर किया इस चीज को, तो फिर ये चीज वायरल हुई। ये पूरा जो मेल है ये वायरल हो गया। काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पर ईमेल में फाउंडर ने जो लिखा, काफी अच्छी लाइनें थी। घर की सफाई, मिठाई खाने और इन सब चीजों पर फोकस करिए। शादी कब होगी ये भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे, तो 9 दिन आप इन सवालों पर फोकस कीजिए। अच्छा, ये फाउंडर ने लिखा उनको। और दोपहर तक सोने के आर्ट को मास्टर करने को कहा। अरे वाह। ओटीटी पर फैमिली के साथ आप बिंज वॉच कीजिए। अच्छा। और ईमेल स्विच ऑफ कर दीजिए सारे ईमेल्स को। कंपनी का कोई भी ईमेल पे रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपनी छुट्टी एंजॉय कीजिए। तो चेक करा है कि ऐसा तो नहीं उनका ईमेल किसी ने हैक कर लिया हो? नहीं, फिर उनका काफी जगह इंटरव्यू भी आया। अच्छा, हाँ, बट ये टू गुड टू बी ट्रू नहीं लग रहा है यार, मतलब ऐसे भी होते हैं क्या? नहीं, विश्वास नहीं हो रहा ऐसे। नहीं सर, है ये। आप ईमेल को भूल जाओ, बॉस को भूल जाओ, काम को भूल जाओ, ऑफिस को भूल जाओ, दोपहर तक सो, दोपहर तक लंबी लंबी नींद खींचो। बाद में ओटीटी पर वो सारे जो आपके सीरीज वीरीज देखनी है वो देखो, कजिन्स के साथ एंजॉय, मिठाई खाओ, भरपेट मिठाई खाओ, और क्या, घर की साफ सफाई, घर की साफ सफाई करिए। और ये भी कहा है कि आप में से काफी लोगों को पूछा जा रहा होगा कि शादी कब करोगे, तो इस सवाल पर भी आप फोकस कीजिए। आप शादी कब करेंगे? जिनकी नहीं हुई, जिनकी नहीं हुई। नहीं, बंसल जी जैसे हमारे बहुत सारे अलग अलग पैटर्न से भी करते हैं ना। अच्छा, इस पर विशेष टिप्पणी आ रही है हमारी सुमित जी की तरफ से। सिरदानी साहब भी कुछ कहना चाहते हैं। सुमित जी बोलिए। जी, मेरे को लगा भूल गए हैं कि ये दिवाली है, अप्रैल फूल नहीं है।
लगा ही मेरे को बिल्कुल, ये तो 1 अप्रैल टाइप वाली मेल है जी। सिद्धार्थ जी। अनिल जी, इतनी प्रशंसा हुई होगी इनके एम्प्लॉइज को, पर हाँ। मुझे लगता है कि अगर मेरी कंपनी ने ऐसा कर दिया ना अनिल जी, हाँ। तो हम उस ब्रीड के इंसान है कि मार्केट से जुड़े हुए हैं ना। हाँ। मार्केट जिस दिन खुला होता है उस दिन सोने का मन ही नहीं करेगा, चैन ही नहीं आएगा कि सो पाए। अच्छा, इसीलिए ये आप लोगों के चक्कर में दूसरों को ले हमारे सुमित जी तैयार बैठे हैं, लेकिन ऐसे बड़े भाई हैं इस तरह की बात करेंगे तो कौन छुट्टी देगा। अच्छा, किसने आज करेंगे? बंसल जी। जी बंसल जी। नहीं अनिल जी, मैं सैदानी जी को बोलना चाह रहा हूँ कि ऐसे सपने मत देखें, क्योंकि सैदानी जी की जो कंपनी है ना, शेयर बाजार से जुड़ी कंपनी है। हाँ। और शेयर बाजार से जुड़ी जितनी कंपनी है ना, वो चैन से सो भी नहीं पाती हैं। रात को यूएस मार्केट, ट्रंप, कुछ ना कुछ अनिल जी लगा रहता है, ग्लोबल लोकल कुछ ना कुछ झगड़ा लगा रहता है। तो ये फैसिलिटीज जो है ना स्टॉक मार्केट वाले लोगों को नहीं मिलती हैं। अच्छा, ओके जी। सुमित जी। नहीं, मैंने तो बोल दिया अप्रैल फूल वाला। हाँ, बस ठीक है। चलो, जिसको मिला उनको बहुत बहुत बधाई, जिसने दी उनको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। नहीं किसी की तो है इच्छा। अच्छा, वैसे भी जो भी जिस कंपनी ने दिया उनको ये तो पता है कि ये 5, 7, 10 दिन जो लोग आते हैं ऑफिस काम करने के लिए, उनका शरीर ही आता है। आत्मा तो उनकी छुट्टियों में विचरण करती रहती है। तो शरीर से होते हैं, आत्मा से तो होते नहीं है ऑफिस में। आत्मा से तो सब प्लानिंग ही चलती रहती है कि भाई ये करना है वो करना है। तो अगर कोई ऐसा काम है जिसमें आपको जरूरी नहीं कि भाई चलो ठीक है हमारी तो मार्केट की प्रोग्रामिंग है, स्पेशल शोज हैं, मूरत ट्रेडिंग है, 50 झंझट है, लेकिन जो अगर दे सके उन्हें जरूर देना चाहिए, उन्हें जरूर करना चाहिए। और हम भी बार बार इसीलिए कहते हैं कि जब बंसल जी की भी उस दिन प्रॉब्लम थी कि भाई दिवाली की राम के लिए तो 1-2 दिन की छुट्टी पीछे से हो कम से कम, कि जहाँ आप दिवाली पे साल में एक बार तो अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से अच्छे से मिल सकें, कर सकें। ये तो मूरत ट्रेडिंग में 1 दिन तो वैसे ही चले जाता है, तो कम से कम दिवाली पे 1-2 दिन आगे और छुट्टी हो तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि सबको परिवार के साथ, दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका मिले। और इस दिशा में जो भी अच्छा काम करा बधाई के पात्र है। ऑलराइट, मार्केट्स में तो हम देख रहे हैं कि थोड़ा उतार चढ़ाव जारी है, लेकिन अंडरलाइंग स्ट्रेंथ ही है। पेटीएम पर फोकस करते हैं। इस पूरे महीने अब तक पेटीएम में अच्छा प्रदर्शन रहा है। कुणाल जी बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं। कुणाल जी, 11.5-12% स्टॉक इस महीने अब तक चढ़ चुका है। अब जरा बताएं, 1250 के ऊपर है, क्या करना है? देखिए, मैंने अभी हाल में खरीदारी की भी राय दी थी नेहा। मुझे चार्ट स्ट्रक्चर मजबूत लग रहा है। पेटीएम लगातार बाजार को आउट परफॉर्म कर रहा है। इसमें एक ड्रॉप आया, ड्रॉप आने के बाद एक मीन रिवर्जन हुआ, बिल्कुल एवरेज तक प्राइस गया और वहां से फिर वापस से इसमें अपसाइड देखने को मिल रहा है। मेरी राय में एक हर्डल है चार्ट पर जो कि 1270 रुपए के आसपास है, तो 1270 पार होगा तब इसमें फ्रेश ब्रेकआउट होगा। पहला टारगेट 1270 का होना चाहिए। जिनके पास पहले से लॉन्ग पोजीशंस हैं फिलहाल होल्ड करें। सर, कुणाल जी तो 1270 की बात करें, लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे लॉन्ग टर्म व्यू जानना चाहता हूँ। 1500 लॉन्ग टर्म व्यू हमारा 1500 का टारगेट इंटेक्ट है। बीच में 1300, 1350 तक जाके आया, थोड़ा ठंडा हो गया है। एक टाइम था हर रोज पेटीएम हमारे डिस्कशन में आ ही जाता था, आगे पीछे ऊपर नीचे। थोड़ा आजकल कंसोलिडेशन कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, एक अच्छी तेजी के बाद में वक्त बिता रहा है, वो सेहत के लिए ठीक भी है। लॉन्ग टर्म टारगेट हमारे 1500 रुपए के आसपास के एकदम 100% यहाँ इंटेक्ट है। और अगर आपके पास है, किसी के पास है, तो बिल्कुल उसे होल्ड करना चाहिए, इसमें कोई डाउट ही नहीं। अच्छा, पेटीएम से याद आया, आज की एक लिस्टिंग की भी हमें बात करनी थी। टाटा कैपिटल आज जो लिस्ट हुआ है, जरा एक बार वो भी आपके सामने लाएं। इस तरह का 330 रुपए के आसपास नजर आया था, बिल्कुल 330 के आसपास है। 326 रुपए की इश्यू प्राइस। तो कई लोग जानना समझना चाहते हैं, मुझे सोशल मीडिया पे मैसेज भी आ रहे थे क्या करना चाहिए। सो बेसिकली हमारी राय बहुत साफ थी कि इस आईपीओ में आप लॉन्ग टर्म के लिए हाथ से ही पैसा लगाएं, लिस्टिंग के हिसाब से नहीं। लिस्टिंग बिल्कुल इश्यू प्राइस के आसपास ही होनी चाहिए, वैसी हो भी रही, 1-2% की प्रीमियम के साथ है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के तौर पर डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऑलराइट, मेटल स्पेस में हिंदुस्तान जिंक फिर से एक्शन में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक ऑलरेडी 2-2.5 हफ्तों में 13-14% भाग चुका है। सुमित जी, अब क्या राय है? प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या पोजीशन होल्ड करे? 500 के ऊपर पहुंच गया स्टॉक। एक बार स्टॉक का नाम रिपीट करेंगे प्लीज? हिंदुस्तान जिंक। अभी भी इसके अंदर मोमेंटम और देखने को मिलेगा। 500 के ऊपर ये जस्ट अभी आया है। स्टॉक को यहाँ पे सस्टेन करने मिल जाए, 1-2 दिन क्लोजिंग मिल जाए तो यहाँ से एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ का देखने को मिलेगा, जिसमें 525 रुपए से लेके 550 रुपए तक के लेवल हिंदुस्तान जिंक में आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। 500 के ऊपर एक तो क्लोजिंग रिक्वायर्ड है और 1-2 दिन सस्टेन कर गया तो अच्छा मोमेंटम बनेगा और 10% तक का मूव फिर ऊपर की तरफ का देखने को मिल सकता है।
सर ये वही स्टॉक है जो चांदी के साथ थोड़ा नीचे जरूर आया था शुक्रवार को, लेकिन आज देखिए 5,000 रुपए चांदी ने रिकवर किया है, तो फिर से सर उठा रहा है ये। हिंदुस्तान सिल्वर लिमिटेड नामकरण किया नाम था इसका चेंज हो ही जाना चाहिए हिंदुस्तान जिंक से। नहीं तो कभी कभी सिल्वर एंड जिंक लिमिटेड, सिल्वर लगा तो दो कई नाम में यार। क्या सिल्वर के भाव 20-25 हजार रुपए प्रीमियम चल रही है यस स्पॉट से फ्यूचर स्पॉट मार्केट में। जो भी भाव फ्यूचर में चल रहा है, मतलब डिलीवरी की इतनी कमी है, इतनी मारामारी है ही नहीं स्टॉक, या गजब चल इसी रहा है। कारण से तो सिल्वर ईटीएफ रोक दिए ना कई सारे कई एमसीएक्स सारे ने, यूटीआई ने, कोटक ने। यूटीआई, कोटक और 3 फंड ने मेरे ख्याल से, एसबीआई ने भी रोका है। 3 फंड ने हाँ। अपने ये लेना है बंद कर दिया कि और नहीं लेंगे अभी फिर से, क्योंकि संभालना भारी काम है। आइए बढ़ते आगे। एक और स्टॉक है एल&टी फाइनेंस, ये भी बढ़िया मजबूत होता हुआ दिख रहा है। मेरे ख्याल से इसके भी नतीजे आने की तैयारी है, ज़्यादा समय है नहीं एल&टी फाइनेंस के भी नतीजों में, अगले 2-4 दिनों में आने चाहिए। तो जरा एल&टी फाइनेंस के चार्ट्स पर राय ली जाए। आज केफिनटेक के बाद टॉप परफॉर्मर है एल&टी फाइनेंस। जरा एक बार कहाँ गए हमारे सुदीप जी, आर यू ऑन हाई अलर्ट सर? सर सुपर अलर्ट। ओहो, बताइए सर एल&टी फाइनेंस। अनिल जी, जो एनबीएफसी स्पेस की अभी हम बात कर रहे थे, जैसे आदित्य बिरला कैपिटल, अभी हाल ही में हमने 5-10 मिनट पहले बात की थी, इसी की श्रेणी में साथ साथ में ये एल&टी फाइनेंस भी एक वही कैटेगरी का स्टॉक है जो आउट परफॉर्म कर रहा था पूरे फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स को। और जो हिसाब से ये स्टॉक में हमने देखा था कि लगातार अगस्त मिड से 215-220 से एक तरफा स्टॉक 250 चला था, मतलब सारे मार्केट के करेक्शन एक तरफ और ये स्टॉक का जो एक अपमूव है वो एक तरफ, तो वो एक दिखा रहा था कि स्टॉक में एक इनहेरेंट तेजी और स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, जो बहुत सालों तक स्टॉक रेंज में था। अब हमने देखा है पिछले 6-7 महीने से ये स्टॉक ने एक अपनी अलग ही चाल पकड़ी है। और साथ ही साथ अब पिछले 3-4 दिन का यदि हम ट्रेडिंग पैटर्न देखें तो यहाँ पे जो 250-255 का जो नया सपोर्ट जोन बना है, वही सितंबर महीने का रेजिस्टेंस बना हुआ था। तो वापस से स्टॉक ने वही पुराने रेजिस्टेंस को सपोर्ट मान के आज एक फ्रेश रैली यहाँ पे दी है। तो मुझे लग रहा है अब ये यहाँ पे एक फ्रेश पोजीशन लॉन्ग लेने के लिए मुझे लग रहा है वेट एंड वॉच करना चाहिए। बट ऑलरेडी यदि किसी की पोजीशन है, कोई लोअर लेवल पे लोग खरीदा हुआ है, तो इसको अब 258 रुपए के एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करें। अब 258 के स्टॉप लॉस के सामने यहाँ पे मुझे लग रहा है 280-282 का लेवल आ सकता है। तो ट्रेडर के लिए ठीक है, एक स्टॉप लॉस के साथ एंट्री कर सकते हैं, बट इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से मुझे लग रहा है थोड़ा वेट करना चाहिए। एक साइजेबल डिप आए, जब भी आए अगले 1-1.5 महीने में, तब वो मौका लेना चाहिए। बट तब तक मुझे लग रहा है खाली ट्रेडिंग पोजिशन पे फोकस करिए, 258 का एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रखें। ओके, ये है आपके लिए एल&टी फाइनेंस पर राय। आइए बढ़ते आगे बिगुल की तैयारी सिद्धार्थ जी के लिए सुप्रसिद्ध। सिद्धार्थ जी बताएं सर। अनिल जी, खरीदारी की राय है केईसी इंटरनेशनल खरीदारी की राय है। हमें लगता है कि ये स्टॉक एक अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। 880 का हमारा शॉर्ट टर्म टारगेट है केईसी इंटरनेशनल पे, और पोजिशनल टारगेट रहेगा 1005 का, 1005 का। विद डिस्क्लेमर, काफी समय से 2019 से हम रेकमेंड करते आ रहे, तो हमारा बहुत पुराना रिकमेंडेशन है। ग्लोबल ईपीसी प्लेयर है, पावर, टी&डी, रेलवेज, रिन्यूएबल्स, ये पूरे ही सेगमेंट्स को केटर करता है। रिटर्न ऑन इक्विटी 19%, ओवरऑल ऑर्डर बुक 34,000 करोड़ से कुछ ज्यादा। Q2 के मार्जिन बेहतर आने की उम्मीद है। हम कंपनी एम कर रही है कि 30,000 करोड़ के ऑर्डर्स FY26 में क्लोज हो जाए। एक ये भी मानना है कि जो सेकंड हाफ होता है साल का, ये ईपीसी प्लेयर्स के लिए स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक वाला टाइम रहता है। केपेक्स का गाइडेंस भी है इनका 350 से 400 करोड़ का टारगेट है। जो भारत सरकार जो 500 गीगावाट की जो रिन्यूएबल एनर्जी को कैपेसिटी बिल्ड करने की बात कर रही है 2030 तक, उसमें केईसी इंटरनेशनल का भी बहुत अच्छा योगदान रह सकता है। 11% के CAGR से ग्रो हो सकता है केईसी इंटरनेशनल का। इस पे खरीदारी की राय है। 880 का शॉर्ट टर्म टारगेट, 880 का पोजिशनल टारगेट रहेगा 1005 का। 880 1005 केईसी इंटरनेशनल। बिगुल अगला तैयार सचिन जी के लिए BTS डबल टी। सचिन जी बताएं सर। अभी जी शुक्रवार को हमने और एक स्टॉक आइडेंटिफाई किया था। स्टॉक का नाम था CDSL, एंड उस पर्टिकुलर दिन में कैपिटल मार्केट्स के सारे स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी बनी थी।
पहला टारगेट हमने 1610 का वहां पर नोटिफाई किया था, वो पर्टिकुलर टारगेट फ्राइडे ही हासिल हो चुका था। एंड जो सेकंड टारगेट है लगभग अराउंड 1700 के आसपास प्लेस्ड है, तो मुझे लग रहा है एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद वापस इसमें अप मूव ट्रिगर हो चुकी है। 60 मिनट्स 30 मिनट्स चार्ट पे एक फ्रेश बुलिश फ्लैग पैटर्न यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है। तो जिस तरीके से डेटा यहाँ पर प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है 1600 के आसपास का एक फर्म सपोर्ट बन चुका है। तो 1605 के फ्रेश स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग एडिशंस करने की सलाह होगी। पहला टारगेट होगा अराउंड 1666 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 1700 का। खरीदारी करनी है CDSL के फ्यूचर्स में। ओके, तो CDSL है वो स्टॉक्स जहाँ पर खरीदारी करने की राय आपके लिए, निवेश करने के लिए, ट्रेड करने के लिए। आज से 1605 का स्टॉप लॉस लगा कर खरीदें 1666 और 1700 तक के टारगेट के लिए। आइए बढ़ते आगे, और अब वक्त है हमारी कुछ खास पेशकश का। दिवाली पर निवेश करना बेहद शुभ माना जाता है, ऐसे में सारे ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से दिवाली पिक्स एक एक करके आ रही है, और आज हम दिवाली पिक्स में आपको सुनाएंगे SBI सिक्योरिटीज की दिवाली पिक्स, जो कि सुधीर शाह